तो अभी तक हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ देखा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखा, बिग बैंग थ्योरी देखा, स्टार फॉर्मेशन देखा। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो भी काफ़ी स्टेजेस में हुआ। ठीक है, सीधे ही नहीं फॉर्म हो गया, वो काफ़ी स्टेज बाय स्टेज फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। कैसे हुआ आइए देखते हैं। तो स्टार्स जो थे वो थे लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन ए नेबुला। नेबुला के अंदर वो जो गैस का गुच्छे की तरह थे, लोकलाइज्ड मतलब अलग अलग जगह पे नज़दीक नज़दीक वो स्थित थे, प्रेजेंट थे। अब हुआ ये कि उन लम्प्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा था, उससे क्या हुआ कि जो नेबुला मतलब क्या हुआ, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो गैस क्लाउड मतलब नेबुला। तो जो गैस क्लाउड था, जो नेबुला था, उसका एक कोर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो सारे लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक जगह आने लगे और उन्होंने एक कोर फॉर्मेशन किया, कोर ऑफ द गैस क्लाउड। और उस कोर के चारों तरफ एक गैस और डस्ट का रोटेटिंग डिस्क डेवलप हुआ। ठीक है, अराउंड द गैस कोर। ठीक है, ये था पहला स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि जो गैस क्लाउड है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया गैस क्लाउड का। और जो मैटर है था कोर के चारों तरफ, ठीक है, जो रोटेटिंग डिस्क जिसको हम कह रहे थे, वो डेवलप हो गया स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। जो चारों तरफ जो रोटेट कर रहा था ना डिस्क, यहाँ जो हम लोग पढ़े थे, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। तो उस वो जो है किस चीज़ में चेंज हो गया, द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे, ये बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन कोहेशन इन्होंने डेवलप किया प्लैनेटेजिमल्स। ठीक है, अब कोहेशन क्या होता है जरा देख लेते हैं। कोहेशन हुआ द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ए यूनाइटेड होल। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं। इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ कोहेशन। कैसे होता है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एक साथ चिपक कर, मतलब स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ आकर, है ना, और अपने ही प्रकार का, अपने ही तरह का एक बड़ा सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो यही प्रोसेस के थ्रू जो है स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स ने फॉर्म किया प्लैनेटेजिमल्स। अब जो प्लैनेटेजिमल्स था उसके कारण क्या हुआ, लार्जर बॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ बाय द कोलिजन। कोलिजन हुआ और उससे लार्जर बॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। प्लस जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अमंग द मटेरियल, उस वो क्या किया, वो इनको स्टिक करके रखा टुगेदर। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कारण वो एक जगह पे स्टिक करके, उनको फोर्स ने स्टिक करके रखा एक जगह पे। ठीक है, तो हुआ क्या कि प्लैनेटेजिमल्स, है ना, तो अभी हमने बता दिया कि वो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। प्लैनेट का समझ लीजिए, प्लैनेट से प्लैनेटिजिबल बना है, तो प्लैनेट का बहुत छोटा रूप, है ना, प्लैनेट इन स्मॉलर फॉर्म, उसको कहते हैं प्लैनेटेजिमल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ दीज प्लैनेटेजिमल्स, लार्ज नंबर ऑफ दीज स्मॉलर बॉडीज, ठीक है, दे एक्रीट। एक्रीट अभी आगे हम लोग पढ़े थे कि एक्यूमुलेशन लेयर बाय लेयर, मतलब पहले एक परत, फिर उसके ऊपर से दूसरा परत, तीसरा परत, ऐसे करके बड़ा होना। तो वो लोग स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स एक्रीट करके, एक्रीशन के थ्रू फॉर्म किया लार्जर, फ्यू लार्जर बॉडीज। वो तो लार्ज नंबर था स्मॉल बॉडीज का, लेकिन जब वो एक्रीट करके लार्ज बॉडीज बनाया तो उनका नंबर्स कम था, फ्यूअर लार्जर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, और उन्हीं को हम कहते हैं प्लैनेट्स। तो देखा आपने किस तरह से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम को। चलिए अब देखते हैं आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेबुला है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, उसका कोलैप्सेशन स्टार्ट हो गया था और कोर का फॉर्मेशन शुरू हो गया था आज से
5 to 5.6 बिलियन ईयर एगो नेबुला कोलैप्स होने लगा था और कोर फॉर्मेशन हो रहा था बीच में, कोर ऑफ गैसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि प्लैनेट्स फॉर्म्ड हुए आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला जो बॉडी है वो सन है, जो कि एक स्टार है, और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स के टोटल 63 मून्स हैं। ठीक है, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स मौजूद हैं, प्लस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस भी हमारे से सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। तो 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं। सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, जिनमें से फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन 4 को कहते हैं हम इनर प्लैनेट्स। और जो बाकी 4 बचे है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको कहेंगे हम आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 4 प्लैनेट है, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, उसके बाद एक बेल्ट आता है, पट्टी, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो सन और जो बेल्ट है एस्ट्रॉइड्स का, इसके बीच में ये 4 आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसलिए इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, मतलब ये बेल्ट के अंदर वाले प्लैनेट हैं। और बाकी जो 4 है वो बेल्ट के बाद है, मतलब अर्थ और मार्स के बीच में है ये बेल्ट। उसके बाद मार्स के बाद है बेल्ट, है ना, सॉरी, मार्स के बाद, मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये बेल्ट से बाहर हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इसलिए कहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब हुआ कि जो चीज़ अर्थ जैसा हो, अर्थ लाइक, है ना। तो अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है, मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। तो ये 4 प्लैनेट भी रॉक और मेटल से बना हुआ है, और इस वजह से रॉक और मेटल काफ़ी भारी होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है रिलेटिवली बाकी जो आउटर प्लैनेट्स है उनके रेस्पेक्ट में इनकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। अब बचे जो 4 प्लैनेट, रेस्ट 4, उनको कहते हैं हम जोवियन, जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब होता है गैस जायंट प्लैनेट्स, ये कहते हैं। और जोवियन का जो मीनिंग होता है वो होता है जुपिटर लाइक, टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक, जोवियन जुपिटर लाइक। तो जुपिटर कैसा है, जुपिटर एक गैस जायंट प्लैनेट है, गैस से बना हुआ है और बहुत बड़ा है, जायंट है, हेवी, वेरी लार्ज इन साइज। तो इस तरह से जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियंस हैं, वो लार्जर हैं, मच लार्जर हैं देन द टेरेस्ट्रियल। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, मोटा है, जो कि हीलियम एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, सभी प्लैनेट्स जो हैं वो एक साथ ही बने हैं, सभी का जो आप सेम पीरियड में सब बने हैं, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। 2000 अगस्त 2006 तक एक और प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को भी प्लैनेट कंसीडर किया गया था अगस्त 2006 तक। उसके बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आईएयू की, और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि उस समय कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, 2003 यूबी 313 जिसको कहते हैं, उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है वो भी उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को रिजेंबल कर रहा है, इसलिए हम प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। तो फिर प्लूटो जो है वो प्लैनेट के नाम से बाहर चला गया, प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो गया, और वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा आज तक। उसको ड्वार्फ प्लैनेट हम लोग कहते हैं अगस्त 2006 के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इनर प्लैनेट्स रॉकी है, अब बल्कि जो आउटर प्लैनेट्स है वो मोस्टली गैसियस हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हमको आगे मिलेगा जब हम पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स में अंतर क्या है। उन दोनों के बीच के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है इनका फॉर्मेशन जो पेरेंट स्टार है मीन्स सन, इसके काफ़ी करीब हुआ है,
फॉर्म इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार, जिसके कारण जो गैसेस हैं वो बहुत गर्म होती हैं। इन पर जो गैसेस पाई जाती हैं वो बहुत गर्म होती हैं और वो कंडेंस नहीं हो पाती हैं सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में। ठीक है, जबकि जोवियन प्लैनेट्स जो हैं वो उनकी रचना जो है, उनका फॉर्मेशन पेरेंट स्टार से काफ़ी दूर हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे गैसेस कंडेंस कर जाती है सॉलिड्स में और उस प्लैनेट पर ही पाई जाती हैं। यहाँ गैसेस उड़ जाती हैं और वहाँ गैसेस रिटेन कर जाती हैं ड्यू टू कंडेंस टू द सॉलिड पार्टिकल्स। दूसरा है कि सन के आसपास जो है सोलर विंड्स चलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटेंस होते हैं। जितना आपकी सन से नज़दीक रहेंगे आप, उतना आपको इसकी इंटेंसिटी महसूस होगी सोलर विंड की। तो ये सोलर विंड जो है ना, वो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जो इस सन के नज़दीक हैं, इनके काफ़ी गैस और डस्ट को जला देती हैं। इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, वही फिर जोवियन प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ जो सोलर विंड्स जो है, वहाँ उतनी इंटेंस नहीं है कि वो गैसेस को जला दें, वहाँ से रिमूव कर दें जोवियन प्लैनेट से। इसलिए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में गैसेस ना के बराबर है, कम है, और जोवियन जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए तो उनको गैस जाइंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बहुत छोटे हैं, आर स्मॉलर। ठीक है, दे आर नॉट जाइंट, दे आर स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू जोवियन प्लैनेट्स। और स्मॉल होने के कारण उनकी जो ग्रेविटी है वो लो है, और ग्रेविटी जब लो रहेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनकी कम होती है, जिसके कारण वो जो गैस है अपने के चारों तरफ जो गैस है वो उसको प्लैनेट उसको होल्ड नहीं कर पाती है, रोक कर नहीं रख पाती है, और वो गैस जो है वो हमारे प्लैनेट से स्किप कर जाता है। इसलिए हमारा प्लैनेट गैसियस नहीं है। तो अब जो हमने प्रश्न आगे हमने पढ़ा था कि इनर प्लैनेट्स रॉकी है और आउटर प्लैनेट्स गैसियस है, इसका एक हमें साफ-साफ जवाब हमें इन 3 डिफरेंस के से हमें मिल जाता है। अब हम एक टेबल दिया हुआ है सोलर सिस्टम का, इसको स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के ऊपर में नाम लिख दिए गए हैं और 4 कैटेगरीज़ हैं, डेंसिटी, डिस्टेंस, डेंसिटी, रेडियस एंड सैटेलाइट्स। इस 4 फील्ड में इन 8 प्लैनेट्स का जो है कंपैरिजन किया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं। इस टेबल में जो डिस्टेंस है सन से, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखा गया है, एयू। और जो एवरेज मीन डिस्टेंस है ऑफ द अर्थ, जो हम पढ़े थे 14,95,98,000 किलोमीटर, इसको 1 मान लिया गया एज ए 1 यूनिट, 1 एयू। ठीक है, अब इससे रेस्पेक्ट में हम बाकी प्लैनेट्स के डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कंसिडर्ड 1, देन मरकरी का क्या होगा, 0.3, मतलब अर्थ से कम हुआ, वो तो स्वाभाविक बात है। वीनस का मरकरी से ज़्यादा होगा, अर्थ से कम है। अर्थ के बाद वाले प्लैनेट्स का इससे दूर होगा। ठीक है, तो अर्थ 1 है तो मार्स 1.5 है, और जुपिटर अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सैटर्न 9 टाइम्स, यूरेनस 19 टाइम्स एंड नेपच्यून अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द सन। अब डेंसिटी को देख लेते हैं। डेंसिटी अर्थ की है 5.5। ठीक है, और अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो वीनस और मरकरी की डेंसिटी अर्थ से कम है, मार्स की डेंसिटी इन तीनों से कम है, और देखिए जुपिटर की डेंसिटी 1.33, अर्थ से 1/5 है लगभग। सैटर्न देखिए और कम, 0.7, यूरेनस 1.17, नेपच्यून 1.16। इसका मतलब देखिए हमारा अर्थ सबसे डेंसर प्लैनेट हुआ सोलर सिस्टम का। ठीक है, और जो जाइंट गैस जाइंट्स हैं, जो व्यून प्लैनेट्स हैं, देखिए उनकी डेंसिटी बहुत कम है। अर्थ से जुपिटर जो है वो काफ़ी बड़ा है। रेडियस के हिसाब से देखिए, अर्थ यदि अर्थ का रेडियस को 1 पकड़ेंगे तो जुपिटर का रेडियस 11 टाइम्स ज़्यादा है, 11 टाइम्स बड़ा है जुपिटर अर्थ से, लेकिन डेंसिटी के मामले में वो 1/5 है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, क्योंकि मास बहुत कम है जुपिटर का और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो मास यदि कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो दोनों जो है डेंसिटी को कम करती है। मास कम होने का कारण ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस, गैस जाइंट प्लैनेट। ठीक है, तो ये जितने गैस जाइंट्स हैं उनका देखिए डेंसिटी कम है, और जितने हमारे इधर जो रॉकी एंड मेटल प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स,
उनकी देखिए डेंसिटी ज़्यादा है। रेडियस के मामले में आपने देख लिया, जुपिटर हमसे 11 टाइम्स बड़ा है, सैटर्न 9 टाइम्स के लगभग, यूरेनस 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से। ठीक है, वीनस और अर्थ का देखिए लगभग लगभग बराबर है, 0.9 और 1। अब सेटेलाइट मरकरी और वीनस के 0 हैं, अर्थ का एक सेटेलाइट है, दैट इज मून, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। मार्स का 2 है, और जुपिटर और सैटर्न का अबाउट अबाउट 53 है। तो सबसे ज़्यादा सेटेलाइट जुपिटर और सैटर्न की हुई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मून। अब हम देखते हैं द मून। मून जो है वो दैट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। नाउ जैसे कि ओरिजिन, जिस तरह से ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए पता किया गया, के बारे में जानने की प्रयास की गई, उसी तरह से हमारा मून कैसे फॉर्म हुआ इसके लिए भी प्रयास किया गया। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया कि पहले अर्थ और मून एक ही था, एक ही पार्ट था, और सिंगल पार्ट था, और वो रोटेट कर रहा था सन के चारों तरफ रैपिडली। ठीक है, बहुत तेजी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरा मास था, कंबाइंड मास अर्थ और मून का एक साथ, वो उसने एक डंबल शेप ले लिया। डंबल शेप मतलब आप देखे होंगे डंबल, है ना, दो साइड बड़ा रहता है, बीच में पतला, तो वैसा शेप उन्होंने ले लिया। और जिसके कारण वो दो जो अलग अलग, दो बड़े बड़े साइड में जो पार्ट्स थे वो बीच से टूट गए, है ना। और टूटने के बाद एक पार्ट हो गया मून और एक पार्ट हो गया अर्थ, और फिर वो दोनों जो है साथ साथ घूमते रहे चारों तरफ। और जो मटेरियल जो मून बना था, जो पार्ट, वो हमारे अर्थ से सेपरेट हुआ, तो उतना बड़ा डिप्रेशन जो है हमें आज हमारे अर्थ पे मौजूद है वो डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन वही एरिया है जहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशियन है, वहीं से वहीं का मटेरियल कट के अलग हो गया था एज ए मून। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट डे साइंटिस्ट जो है इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनका कहना है कि जो मून है उसका जो फॉर्मेशन हुआ एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वो हुआ एक बहुत बड़ा टक्कर हुआ था, एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, जिसको कहते हैं द बिग स्प्लैट। इसके कारण हुआ, क्योंकि कैसे हुआ था टक्कर, बोला कि एक बॉडी था जो हम आज के मार्स से 1 to 3 टाइम्स बड़ा बॉडी हमारे अर्थ से कोलाइड किया था, उसकी टक्कर हुई थी। ठीक है, और ये कब हुआ था, अर्थ के फॉर्मेशन के कुछ दिन बाद ही, मतलब कुछ समय बाद ही। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि उस टक्कर से एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्थ का, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, वो स्पेस में ब्लास्ट होके चला गया, और वो पोर्शन भी कंटिन्यू करता रहा, ऑर्बिट करता रहा अर्थ को, है ना। अर्थ से टूटा और अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, एक लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ। और इसी से आज जो हम जिसको मून कहते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ। और ये करीब करीब प्लैनेट का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर से हुआ था, और इसका मून का फॉर्मेशन 4.44 बिलियन ईयर से हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आज जैसा हम पृथ्वी देखते हैं, पहले ये पृथ्वी ऐसी नहीं थी। पहले की जो पृथ्वी थी वो थी वीरान, बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत पतला था, थीन एटमॉस्फेयर था, और वो बना हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम से। तो आज का जो प्रेजेंट डे पिक्चर है अर्थ का, वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि कुछ इवेंट्स या प्रोसेसेस हुए होंगे जिसने हमारे उस पुराने पृथ्वी, जो रॉकी, बैरन एंड हॉट अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लैनेट में तब्दील कर दिया, बदल दिया। ठीक है, आज हमारे प्लैनेट पर प्रचुर मात्रा में पानी है, और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है जो कि लाइफ एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो पीरियड था बिटवीन 4.6 मिलियन बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4600 मिलियन ईयर्स एगो एंड प्रेजेंट, वहाँ से लेके अब तक, पृथ्वी के फॉर्मेशन से अब तक जो है किस तरह से बदलाव हुए, और इसके कारण लाइफ, है ना, जीवन उत्पन्न हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो अर्थ जो है ना एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का। आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर का जो एंड है, वहाँ से लेके जो अर्थ का एकदम इनर जो सेंटर है,
इस दोनों के बीच जो मटेरियल एग्जिस्ट करता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। एटमॉस्फेरिक मैटर जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है ड्यू टू लेस मास एंड मोर वॉल्यूम। और जब हम अर्थ के डीप में चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, फ्रॉम सरफेस टू द डीपर डेप्थ्स, तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो डिफरेंट जोन्स में बटा हुआ है, और हर जोन में जो हमें मटेरियल मिलता है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। अब सवाल है कि अर्थ का जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये कैसे डेवलप हुआ, हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड। अब इसे हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। तो अर्थ जो है अपने प्रीमोर्डियल स्टेज, प्रीमोर्डियल मतलब हुआ कि, मैं बताता हूँ, प्रीमोर्डियल मतलब हुआ कि वो स्टेज जो बिगिनिंग में था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय का स्टेज। ठीक है, प्रारंभिक स्टेज, प्रीमोर्डियल स्टेज में अर्थ मोस्टली क्या था, वोलेटाइल स्टेट था। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब हुआ कि जो जल्द इजीली भाप बन जाए, जिसका वाष्पीकरण हो जाए, ठीक है, इवापोरेशन हो जाए, इजीली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल। तो अर्थ का ऐसा ही प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली अर्थ का डेंसिटी बढ़ने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर है अंदर में वो भी बढ़ने लगा, और जो मटेरियल थे अंदर में, अर्थ के अंदर, वो सेपरेट होने लगे एक दूसरे से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा, मेल्टिंग होने लगा, और एक दूसरे से सेपरेट होने लगे। ठीक है, जैसे पानी में कोई चीज़ हम डालते हैं, यदि वो पानी से भारी है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यदि पानी से हल्का है तो ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, इसी तरह एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जो हेवियर मेटल्स थे, जैसे कि मटेरियल्स जैसे कि आयरन, वो चले गए टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो लाइटर वंस थे, ठीक है, वो मूव कर गए टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने के कारण डेंसिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और ये सेग्रीगेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, समय बीतने के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। ठंडा हुआ पृथ्वी, फिर सॉलिडिफाई हुआ, फिर कंडेंस्ड हुआ, और एक स्मॉलर साइज में कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेटर जो आउटर सरफेस है उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसको क्या फॉर्म दिया गया, वो फॉर्म लिया क्रस्ट का। ठीक है, तो जब मून का फॉर्मेशन हुआ था उस समय एक जायंट इम्पैक्ट हुआ था जिसको हम लोग द बिग स्प्लैट कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब टक्कर हुआ तो इसके कारण अर्थ फिर से हीट अप हो गया, बस फर्दर हीट अप। और हीट अप होने के कारण क्या हुआ कि जो लेयर था वो, उसका एक वो प्रोसेस हुआ, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से डिफरेंशिएट हुई, है ना। जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल है वो सेपरेट हो गई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट टू द कोर। ठीक है, तो इस तरह जो हमें है अलग अलग लेयर्स देखने को मिलता है। जो ऊपर डिफरेंशिएट हुआ, क्रस्ट हो गया, फिर नीचे मेंटल हो गया, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, इस तरह से हमें 4 लेयर्स देखने को मिलता है। क्रस्ट से कोर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। डेंसिटी बढ़ता है क्योंकि हेवियर मेटल्स जो हैं, हायर डेंसिटी मटेरियल्स, दे आर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज कोर। और जो लाइटर होंगे वो क्रस्ट के उधर होंगे, तो स्वाभाविक बात है क्रस्ट से कोर तक की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी हमारा इंक्रीज करेगा। और इसके बाद अलग हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो प्रेजेंट जो कंपोजिशन है अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो चीफली किस चीज़ से है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा मात्रा में है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, 3 स्टेज में हुआ। पहला स्टेज में हुआ कि हमने अपना जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, प्रारंभिक जो हमारे जो एटमॉस्फेयर था उसको हम खो दिए, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर था वो काफ़ी हॉट था, और जिसके कारण जो है इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का, नए एटमॉस्फेयर का। फाइनली क्या हुआ, थर्ड, कि अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू हुआ, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर बाय द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हो गया, और उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ तो कंपोजिशन चेंज हुआ एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अर्ली एटमॉस्फेयर। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में हमारा था हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, जो कि हमने खो दिया, स्टिप ऑफ हो गया, हमारे इस पे उड़ गया जो बोले।
रिजल्ट ऑफ सोलर विंड के कारण वो जल गए और वो हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गया हमारे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये सिर्फ अर्थ के साथ नहीं हुआ, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है इनर प्लैनेट्स के साथ ऐसा ही हुआ। दे ऑल लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। उसके बाद अर्थ का कूलिंग हुआ, है ना, गैसेस एंड वाटर वेपर जो है वो रिलीज हुए फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। ठीक है, अंदर से जो है गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हुआ। तो इससे स्टार्ट हुआ हमारा इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो पहले का जो एटमॉस्फेयर था उसमें ज़्यादातर क्या था, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया एंड बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है अंदर से जो है गैसेस आउटपोर हुई, बाहर निकली, है ना, उसको कहते हैं डिगैसिंग। डिगैसिंग। ठीक है, और कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस तो हो ही रहे थे जिसके कारण वाटर वेपर एंड गैसेस जो है वो फॉर्म हो रहे थे और एटमॉस्फेयर में आ रहे थे। तो जैसे जैसे अर्थ और ठंडा हुआ तो वाटर वेपर जो है वो और ज़्यादा रिलीज हुआ और रिलीज होकर वो और ज़्यादा कंडेंस्ड हुआ, तो क्योंकि ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में था वो डिजॉल्व हुआ रेन वाटर से। ठीक है, तो रेन वाटर से डिजॉल्व हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर और घट गया, टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज। जिससे क्या हुआ, और ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ, और ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ तो और ज़्यादा रेन हुआ। ठीक है, तो मोर डिजॉल्विंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर, मोर डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स, ऐसे याद रखिए। ठीक है, रेन वाटर जो है वो हमारे सरफेस पे जब रेन वाटर जो है वो स्टार्ट हो गया कलेक्शन उसका, हमारे जो अर्थ सरफेस जहाँ जहाँ डिप्रेशंस था, गड्ढे थे, वहाँ वहाँ ये वाटर कलेक्ट होना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, ओशियंस का जन्म हुआ, ओशियंस जो है स्टार्ट हुआ बनना। तो अर्थ का जो ओशियन है वो जो है अर्थ के फॉर्मेशन और से 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ही अर्थ का ओशियंस का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ओशियंस जो है हमारे 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक, कहीं 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 3800 मिलियन ईयर्स भी देखा जाता है एगो ना, लाइफ बिगन टू इवॉल्व। तो 3800 मिलियन ईयर्स पहले जो है लाइफ का जो इवोल्यूशन शुरू हुआ, और अराउंड 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस जो है गॉट इवॉल्व। ठीक है, और लाइफ जो थी वो कन्फाइंड थी ओशियंस तक फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ओशियंस को जो है बिगन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ओशियंस को ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे क्या हुआ, ओशियन जो है वो सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन से। ठीक है, और 2000 मिलियन ईयर एगो जो है ओशियन सेचुरेशन हो गया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लडेड हो गया, मतलब समझो कि ऑक्सीजन की बाढ़ आ गई हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लास्ट फेज है ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इनिशियली अर्थ जो था या एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जो था वो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के लिए जो है सुटेबल नहीं था, नॉट कंड्यूसिव। तो मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन था। तो पहले जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए और फिर वो एक साथ उनका असेंबलिंग हुआ, और असेंबलिंग या असेंबलेज इस तरह का हुआ कि वो अब एक दूसरे को डुप्लीकेट कर सकते थे, मतलब एक दूसरा तीसरा ऐसे प्रोडक्ट बन सकता था। तो इससे क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया इन एनिमेट मैटर से लिविंग थिंग्स में। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स अपने आप को ये कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ जो हमारे प्लानट का है, अर्थ का, वो हमें देखने को मिलता है इन द रॉक्स। रॉक्स में किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉजिल्स, फॉजिल्स फ्यूल्स। ठीक है, फॉजिल फ्यूल्स हम लोग पढ़े होंगे, तो फॉजिल्स के रूप में हमें रॉक में देखने को मिलता है। दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो आजकल लगभग हमारे जो प्रेजेंट डे ब्लू एल्गी है उसकी तरह रिजेंबल करता है, तो वो जो है हमारा उसका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो 3000 मिलियन ईयर्स से भी पुराना है, मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया गया कि लाइफ का इवोल्यूशन जो है वो 3800 मिलियन ईयर से को हुआ, पहले हुआ, है ना। और एक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक समरी है, फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके मॉडर्न मैन तक का एक चार्ट है जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, वो हमारे ऊपर वाले पेज पे दिया हुआ है। अभी चलते हैं वहाँ पे, एक बार इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वो चार्ट है। तो ये 5000 से 13700 मिलियन के बीच में देखिए ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ द सन, ये हुआ। ठीक है, अच्छा, अब प्री कैम्ब्रियन एरा, ये जो है ना, ये टेबल एरा की है। देखिए, ये एरा हो गया, ये पीरियड हो गया,
और ये एज हो गया, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, और ये लाइफ एंड मेजर इवेंट्स का टेबल है, और पहला है ईओन्स। ठीक है, तो हम देखते हैं एरा। तो इसी में 5,000 से 13,000 मिलियंस में जो है ओरिजिन ऑफ स्टार्स, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी, ये सब इसी में घटित हुआ। अब प्री कैम्ब्रियन एरिया में जो हुआ वो हुआ कि इस समय एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ओशियन और एटमॉस्फेयर दोनों में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा से है। इसी एरा से और भी है, जैसे कि 2500 से 3800 मिलियन में ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन। सबसे पहले आया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, उसके बाद ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपॉड्स। ये रिलेटेड है प्री कैम्ब्रियन एरा। अब आते हैं पैलियोजिक पैलियोजोइक एरा। इसमें सबसे पहले मेराइन इनवर्टिब्रेट, मतलब ऐसे मेराइन, ये जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, अभी तक कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं था, सिर्फ मेराइन में था, और मेराइन में भी इनवर्टिब्रेट। ठीक है, पहला फिश आया, जिसको हम लोग, ये देखिए, ऑर्डोविशियन ऑर्डोविशियन पीरियड कहते हैं। पैलियोजोइक में ऑर्डोविशियन पीरियड में फर्स्ट फिश आया। उसके बाद लैंड पे हमें मिला पहला लाइफ का ट्रेस, प्लांट्स के फॉर्म में। इसको बोलते हैं सिलुरियन पीरियड। ठीक है, पैलियोजोइक एरा का सिलुरियन पीरियड। उसके बाद एम्फीबियंस आए, इसको डेवोनियन पीरियड कहते हैं। फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स, है ना, वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट रेप्टाइल्स, कार्बोनिफेरस, है ना। उसके बाद रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का तादाद बढ़ गया, उसको पर्मियन पीरियड कहते हैं। एक बार ऐसे ही देख लेना है इसको, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, ट्रेयासिक पीरियड कहते हैं। और हम लोग डायनासोर का तो देखे ही मूवी एज ऑफ डायनासोर्स, उसके पीरियड को इसीलिए जुरासिक पीरियड कहते हैं, इसीलिए जुरासिक पार्क नाम था उसका टाइटल। अब आ गए हम लोग मेसोजोइक में। ये मेसोजोइक से फ्रॉग, टर्टल्स, एज ऑफ डायनासोर्स। फिर उसी पीरियड में, उसी एरा में क्रेटासियस क्रेटाशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन भी हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। उसके बाद आते हैं कैनियोजोइक एरा एंड टर्शियरी पीरियड। इसमें आपका सबसे पहले राइट्स एंड माइस आए, चूहे, स्मॉल मैमल्स। उसके बाद रैबिट्स एंड हेयर, उसका एंथ्रोपॉइड ऐप आ गए, है ना। और उसके बाद ऐप, अर्ली ह्यूमन एंसिस्टर ऐप, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज वाले। ठीक है ना, टर्शियरी पीरियड हो गया, ये हो गया। अब आगे आगे देखिए, कैनोजोइक एरा पीरियड हो गया क्वाटरनरी, और उसमें आपका 10,000 से 2 मिलियन में सबसे पहले होमोसेपियंस, जो हमारा साइंटिफिक नेम है मैन का, वो। और उसके बाद आज का जो मॉडर्न डे मैन है, 0 to 10,000 ईयर्स, ये हो गया आज का मॉडर्न डे मैन। ये तो चार्ट था एकदम, फर्स्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके, है ना, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके आपका मॉडर्न मैन तक का, इसी के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। यदि हमारा ये वीडियो ज्योग्राफी पे आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स और उन पर बनी वीडियोस आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।